हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे संसद की वित्तीय समितियां। ठीक है, तो पहली है लोक लेखा समिति। ठीक है, तो लोक लेखा समिति में हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के लिए होते हैं। 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसके सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति, इसकी जो संख्या होती है 30 होती है, लोकसभा से ही लिए जाते हैं और 1 वर्ष का होता है। इसमें राज्य के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है और इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। इसमें क्या होता है, लोक लेखा है तो इसमें राज्य लोक दोनों से होते हैं। तो 22 राज्य लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें 300 सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये दोनों, इसको जुड़वा बहन इसकी समिति को कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे पढ़ते हैं। सरकारी खर्चे में कमी लाने के विषयों पर यह समिति रिपोर्ट देती है। कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। सरकारी खर्चे में कमी लाने के विषयों पर यह समिति रिपोर्ट देती है। तो कौन सी? प्राक्कलन समिति। अब तीसरी पढ़ लेते हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। अभी तक तीनों में कौन लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है? कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। सबसे बढ़िया बात वो लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई भी मंत्री नहीं हो सकता है? तो वो सार्वजनिक उपक्रम की समिति। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। ठीक है, तो शब्दावलियां हम लोग महत्वपूर्ण पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो शून्यकाल, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे बीच का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। और पहला क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल होता है 11 से 12 बजे, शून्यकाल होता है। और ऐसे याद रखने का सबसे बड़ा तरीका बता दें। आप किसी कमरे में गए और आप पर सब लोग गुस्सा कर क्या करने लगे? प्रश्न पूछने लगे। और आप प्रश्न पूछने लगे, अब वो प्रश्न आपसे 11 से 1 बजे तक पूछे जाए, मतलब 11 से 12 बजे तक पूछे जाएंगे और आपने कान में उंगली डाल ली। ठीक है, 12 से 1 बजे तक, तो वो हो गया शून्यकाल। ठीक है, इस दौरान सदस्यों द्वारा अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं तारांकित प्रश्न एवं अतारांकित प्रश्न। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है तो उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया और आप तुरंत उसका उत्तर दो। ठीक है, और वो मौखिक रूप से भी दे सकते हो, तो वो तारांकित। और ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप में देना चाहता है और वो तार्किक प्रश्न कहलाते हैं कि चलो हम थोड़ा रुक के देंगे, लिखित में देंगे तुमको। ठीक है, अब सोचते विनियोग विधेयक क्या होता है। तो विनियोग विधेयक क्या होता है? इसके द्वारा ही भारत की संचित निषिद्ध धन निकाला जाता है। तो किस विधेयक द्वारा संचित निषिद्ध धन निकाला जाता है? तो विनियोग विधेयक के द्वारा। और इसमें संचित निधि पर भारतीय व्यय हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। यानी भारतीय व्यय हेतु, भारित व्यय से जो भी खर्चे वर्चे हुए हैं उनका व्यय के अनुदान होता है। ठीक है, वित्त विधेयक का अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में उल्लेख है। ठीक, ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वो वित्त विधेयक कहलाते हैं। यानी विनियोग क्या हो गया कि संचित कोई मतलब खर्चा हो गया है, उसको संचित निधि से मांगा जा रहा है। ठीक है, अनुदान की मांग की जा रही है। ठीक, अनुदान याद रखिएगा। और इसमें क्या है? राजस्व व्यय के बारे में बात की जाती है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं धन विधेयक। क्या? धन विधेयक। तो देखिए, धन विधेयक अनुच्छेद 110 एक उपखंड का से उपखंड 6 तक निम्नलिखित संबंधित धन विधेयक कहलाते हैं। इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़े लेखानुदान। संविधान के अनुच्छेद 116 का कहते हैं लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर करती है। अग्रिम राशि, ठीक है, जैसे आगे के खर्चे के लिए जो धनराशि होती है उसको अग्रिम राशि मंजूर करती है। ध्यान देते हैं हम लोग। अब आगे पढ़ते हैं आपका, आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं नियम 193। तो नियम 193 क्या है? अब नया नया है भैया, इंपोर्टेंट हो सकता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा इस नियम के तहत अविलंबनीय अति महत्व वाले विषय पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की जाती है। यानी लोकसभा के सदस्यों द्वारा नियम के तहत अविलंबनीय अति महत्व वाले विषय पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की जाती है। तो नियम ये ध्यान रखिएगा। गणपूर्ति का सदनों में बैठकों में गणपूर्ति कोरम आवश्यक होती है या कुल सदस्य का 10वां भाग होता है। इसके अभाव में बैठक स्थगित करी जाती है। यानी संसद में 550 सदस्य हैं और उसमें से 55 सदस्य बैठक में नहीं शामिल हो रहे हैं तो वो स्थगित हो जाती है बैठक। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन।